यूं तो पुष्पा हर किसी को यही ज्ञान देती कि बेटी और बहू एक समान होती है, पर खुद पुष्पा अपनी बहू बेटी में फर्क किया करती थी। ऐसे ही एक दिन पुष्पा की बहू पूजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, जिस वजह से वो सुबह का नाश्ता जल्दी नहीं बना पाती। माँ देखो, मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया पर अब तक भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया। जानबूझकर भाभी हमेशा लेट करती है ताकि मैं कॉलेज ही ना जा पाऊँ। इस कलमोही से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ना जाने इसके माँ बाप ने क्या सिखाया है इसे। अरे पूजा बहू, पूरा दिन सोना है क्या तुम्हें? नाश्ता वाश्ता नहीं बनाना क्या? पुष्पा की आवाज सुनकर राजीव की आंख खुलती है और वो देखता है कि पूजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो उसे आराम करने के लिए कहता है और खुद बाहर जाकर अपनी माँ से बोलता है। माँ क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह पूरा घर सर पर उठा रखा है? पूजा की तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी किरण के कॉलेज खत्म हो चुके हैं। अब उसे किस कॉलेज जाना है? माँ किरण से कहो कि घर का कामकाज सीख ले और आज भाभी की जगह वो खुद नाश्ता बनाए। माँ भैया तो जोरू के गुलाम बन चुके हैं। माँ आप ही बताओ, मैं कुछ दिनों की तो मेहमान हूँ इस घर में, और भला मेहमान से कौन काम करवाता है? कुछ महीने बाद मेरी भी शादी हो जाएगी, फिर मैं भी अपने ससुराल में इसी तरह से काम करूँगी। क्या मैं कुछ दिन अपने मायके में रहकर आराम नहीं कर सकती? हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं। अगर वो कलमुही तेरे लिए नाश्ता नहीं बनाएगी तो मैं खुद तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। इस तरह से पुष्पा खुद नाश्ता बनाती है, पर वो पूरे दिन अपनी बहू का जीना हराम कर देती है। वो बार बार उसे ताने देती है, उसे खड़ी खोटी सुनाती है। अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और पुष्पा इसी तरह से बहू बेटी में फर्क करती रहती है। ये सब्जी जलने की बदबू। अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? अरे गैस पे सब्जी रखी थी, सारी की सारी सब्जी जला दी इसने। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो दरअसल राजीव जी की फाइल नहीं मिल रही थी तो मैं उसे ही ढूंढने लगी, और जब मैं यहाँ आई तब तक सब्जी जल चुकी थी। तेरे इस रोज रोज के बहाने से मैं तंग आ चुकी हूँ। तू साफ साफ बोल दे कि तुझे घर का काम ही नहीं आता। माँ जी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? कभी तेरी तबीयत खराब हो जाती है, कभी तू खुद कहीं चली जाती है, कभी तो तुझसे सब्जी जल जाती है। अगर तेरी माँ ने तुझे कुछ भी ढंग से सिखाया होता ना, तो आज तुझे ससुराल में इस तरह से ताने सुनने को ना मिलते। इस तरह से एक बार फिर पुष्पा अपनी बहू को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। अब ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन किरण सब्जी बनाती है और इसी बीच किरण का फोन आ जाता है। किरण फोन पर इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो भूल ही जाती है कि उसने गैस पर सब्जी रखी है। किरण तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम सब्जी के पास खड़ी होकर फोन पर बात कर रही हो। तुम्हारे सामने सब्जी जल रही है और तुम्हारा सब्जी पर ध्यान ही नहीं है। ओह शिट, अब क्या करूँ? पूजा जली हुई सब्जी को फेंक ही रही होती है कि तभी वहाँ पुष्पा आ जाती है, और जब ये बात पुष्पा को पता चलती है तो वो किरण को डांटने के बजाय उसे शाबाशी देती है। अरे किरण बेटा, तू इतनी परेशान क्यों होती है? सब्जी ही तो थी, जल गई। और वैसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तेरी भाभी है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। चल तू मेरे साथ बैठकर टीवी देख। और बहू, तू अच्छे से खाना बना लेना, कल की तरह नमक तेज मत करना। माँ जी दूसरों से तो बड़ा कहती फिरती है कि मैं बहू और बेटी में फर्क नहीं करती, पर माँ जी हमेशा बहू और बेटी में फर्क करती हैं। मुझसे जरा सी भी गलती होती है तो माँ जी मुझे कितनी खरी खोटी सुनाती हैं, और वही बेटी से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, हमेशा उसे शाबाशी ही देती है। इस तरह का भेदभाव देखकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और ये सब कुछ पूजा के ससुर देख लेते हैं और उसे पुष्पा की ये हरकत जरा भी रास नहीं आती। इसलिए पूजा के ससुर पूजा का साइड लेते हुए पुष्पा से कहते हैं। पुष्पा, बहू बेटी में इतना भेदभाव अच्छी बात नहीं है। आखिर पूजा बहू भी किसी के घर की बेटी है, हमें उसे भी अपनी बेटी की ही तरह प्यार करना चाहिए। कभी कभी उसकी गलतियों को भी माफ कर दिया करो, जैसे तुम किरण की गलतियों को माफ करती हो। देखिए जी, मैं अपनी बहू को अपनी बेटी मानती हूँ, इसीलिए उसे डांटती रहती हूँ। और अगर मैं उसे अपनी बहू मानती ना, तो उसे कुछ कहती ही नहीं। और रही बात किरण की, तो वो तो बस कुछ ही दिन की मेहमान है। कल को उसकी शादी हो जाएगी, ससुराल चली जाएगी वो, फिर मैं किससे अपना लाड प्यार दिखाऊंगी। और रही बात मेरी बेटी की, तो कृपया करके उसे कुछ ना कहें, जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस तरह से पुष्पा अपने पति का मुंह बंद कर देती है। अब समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द किरण की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी पुष्पा पूजा के साथ बातचीत ना करके अपनी बेटी के साथ हर समय फोन पर बात करती। ऐसे ही एक दिन। अच्छा सुनिए ना, किरण की बहुत याद आ रही है। किरण और दामाद जी भी कुछ दिनों के लिए बुला रहे हैं।
पुष्पा, बेटी के ससुराल जाना ठीक नहीं है। अरे 1-2 दिन की तो बात है, दामाद जी भी कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान क्यों नहीं जाते। पुष्पा के काफी जिद करने पर अब पुष्पा अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के घर जाती है, जहां पुष्पा देखती है कि उसके ससुराल वालों ने उसकी बेटी को रानी बना रखा है। किरण के ससुराल वाले बेटी और बहू में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते और किरण का पति भी हमेशा उसकी मदद करता है। अपनी बेटी को इस तरह से ससुराल में खुश देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। देखो दामाद जी कैसे हमारी बिटिया के साथ खाना बनाने में मदद कर रहे हैं। आखिर हमारी बिटिया को सही से खाना बनाना जो नहीं आता। अगर किरण को तुम शादी से पहले ही सारा काम सिखा देती तो दामाद जी को उसकी मदद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो बस चुप ही करिए, जब भी मुंह खोलते हैं ना तो उल्टा ही बोलते हैं। दामाद जी मेरी बिटिया के साथ खाना बनाने में मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। इस तरह से पुष्पा 2 दिन अपनी बेटी के घर रहती है और उसे अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन बाद जब पुष्पा अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर पर उसका बेटा उसकी बहू की खाना बनाने में मदद कर रहा है। ये देखकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से बोलती है, लोग कहते हैं कि बेटे माँ के लाडले होते हैं, पर मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम है। हर समय अपने जोरू के आगे पीछे घूमता रहता है। आज से पहले कभी माँ के साथ खाना बनवाने में मदद नहीं करवाई इसने और माँ के जाते ही बीवी के साथ खाना बनवा रहा है। माँ, पूजा घर में अकेली थी और आप लोग 2 दिन बाद घर आ रहे थे, इसलिए मैंने और पूजा ने सोचा कि आपका फेवरेट खाना बनाया जाए, बस इसलिए मैं उसकी थोड़ी मदद करने लगा। राजीव, तू तेरी माँ का बेटा है और तेरी माँ नहीं चाहती कि तू उसकी बहू की मदद करे। वो बात अलग है कि तेरी माँ को बहुत अच्छा लगता है जब उसका दामाद तेरी बहन की मदद करता है। तू एक काम कर, अपनी माँ को ना किरण के घर छोड़ा, क्या पता वहां रहने से इसे समझ आ जाए कि बेटी बहू एक समान होती है। हमें उनमें भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। पिताजी, आप माँ जी को ऐसे मत बोलिए। माँ जी सच में मुझे प्यार करती हैं, मुझे अपनी बेटी मानती हैं, तभी तो हक जताती। घर वालों की ऐसी बातें सुनकर आज पहली बार पुष्पा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब पुष्पा बहू बेटी में भेदभाव करना छोड़ देती है और जो काम पूजा को नहीं आता वो काम खुद पुष्पा उसे बड़े ही प्यार से सिखाती है और इस तरह से अपनी बहू को बेटी का दर्जा देती है। प्रिया, जिसकी कद काठी किसी पहलवान से कम नहीं थी, आखिर होती भी कैसे। प्रिया का बचपन से बस एक ही सपना था और वो था पहलवानी करने का, और वो बचपन से ही पहलवानों को अखाड़े में कुश्ती करते हुए देखा करती थी और उन्हें ही देख देख कर प्रिया पहलवानी करना भी सीख गई थी। प्रिया की इस पहलवानी से सभी गांव वाले उसे बड़ा ही प्यार करते थे। आखिर प्रिया इकलौती लड़की थी जो पूरे गांव में जो बिना कुछ कहे गांव वालों की मदद झट से कर दिया करती थी। प्रिया तो यहाँ खड़ी है, तुझे पता है कॉलेज के बाहर कुछ लड़के काजल और निमृत को छेड़ रहे हैं यार। क्या? कुछ लड़के मेरी फ्रेंड को छेड़ रहे हैं? अभी बताती हूँ उन लोगों को। लगता है वो लोग मुझे नहीं जानते। उनको तो आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी किसी लड़की को नजर उठा के भी नहीं देखेंगे। प्रिया अपने दोस्तों की मदद के लिए कॉलेज पहुंच जाती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को छेड़ने की? हाँ देख रहा है, ये लड़की आई हमसे लड़ने। अरे कोई से बताओ कि कद काठी बड़ी हो जाने से कोई पहलवान नहीं बन जाता। और एक बात, तुम लड़कियां हम लड़कों के मुकाबले हमेशा कमजोर रहती हो और कमजोर ही रहोगी। तूने मुझे कमजोर बोला? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। जब मैं तुझे कपड़े की तरह धोऊंगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि कौन कमजोर है और कौन पहलवान। इतना बोलकर प्रिया उन दोनों लड़कों की खूब पिटाई करती है और पहलवान की तरह उन दोनों लड़कों को चारों खाने चित कर देती है। दोनों लड़के प्रिया की पहलवानी देखकर डर जाते हैं और वहां से मौका मिलते ही भाग जाते हैं। ये देखकर प्रिया की दोनों दोस्त बहुत हंसती हैं। कुछ देर बाद प्रिया अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर आए हुए हैं। लो, आ गई मेरी बेटी। यही है मेरी बेटी प्रिया। दरअसल इसे पहलवानी करने का बहुत शौक है और अक्सर ये इसी तरह से गांव में घूमती रहती है। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, हमें वैसे भी अपने दीप के लिए ऐसी ही पहलवान लड़की चाहिए थी, क्योंकि हमारा बेटा भी तो पहलवान है ना।
वैसे तो प्रिया अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर जैसे ही प्रिया को पता चलता है कि दीप भी एक पहलवान है, तो वो दीप से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। ये सोच कर के शादी के बाद उसे भी अपने पति के साथ पहलवानी करने का मौका मिलेगा। अब बहुत जल्द प्रिया की शादी दीप के साथ हो जाती है, क्योंकि दीप एक नेशनल लेवल का चैंपियन रह चुका था, इसलिए उसे अपनी पहलवानी और कुश्ती पर बड़ा घमंड था। प्रिया, मैंने सुना है कि तुम भी अपने गांव में पहलवानी करती थी। कहाँ से सीखी तुमने पहलवानी? मुझे किसी ने पहलवानी नहीं सिखाई, बल्कि मेरे पापा तो चाहते भी नहीं थे कि मैं पहलवानी सीखूं। पर देखो, फिर भी मैं पहलवानी सीख गई। अच्छा, आपको पता है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अखाड़े पहुंच जाती थी और वहां जाकर पहलवानों को प्रैक्टिस करता हुआ देखती थी, और उन्हें देखते देखते मैं पहलवानी सीख गई, वो भी बिना किसी कोचिंग और क्लास के। इनफैक्ट मैं तो अपने पूरे गांव में पहलवान प्रिया के नाम से फेमस थी। प्रिया, इसे पहलवानी नहीं कहते। कुछ लड़कियां पहले से स्ट्रांग होती हैं, और शायद तुम भी स्ट्रांग हो, क्योंकि तुमने अपने गांव के कई लड़कों को सुधारा। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पहलवान हो गई। इसलिए अब घर में कोई भी आकर अगर तुम्हें पहलवान कहे तो उनसे कह देना कि तुम कोई पहलवान नहीं हो। अपने पति की बात सुनकर प्रिया के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, पर वो कुछ नहीं कहती, और ये सारी बात प्रिया की सास सुमित्रा सुन लेती है। दीप के जाने के बाद प्रिया की सास सुमित्रा उसके पास आती है। अरे बहू, तू दीप की बातों का बुरा मत मान, वो तो पागल है। उसने कभी देखा नहीं है ना तुझे कुश्ती लड़ते हुए, इसीलिए वो ये सारी बातें कर रहा है। माँ जी, मुझे दीप के किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने तो जो कहा बिल्कुल सही कहा। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि दीप जी कभी भी मेरी वजह से उनकी बेइज्जती हो। मैंने कभी पहलवानी नहीं सीखी और ना ही की है, तो मैं खुद को पहलवान कैसे कह सकती हूँ। वहीं दूसरी ओर दीप जी ने कितनी मेहनत करी है, वो ना जाने कहाँ कहाँ जाकर पहलवानी सीखी है, और तो और वो नेशनल लेवल पर भी उन्होंने पहलवानी की है। कहाँ दीप जी और कहाँ मैंने तो बस एक छोटी मोटी अखाड़ा कुश्ती देखकर पहलवानी करनी सीखी, और मैं तो साधारण से पहलवान हूँ। प्रिया सारी बातों को इग्नोर कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन प्रिया से मिलने सुमित्रा की कुछ दोस्त आती हैं, और जब वो प्रिया को देखती हैं तो सुमित्रा से कहती है, वैसे मानना पड़ेगा सुमित्रा तुम्हें, तो तुम अपनी बहू बिल्कुल अपने बेटे की टक्कर की लेकर आई हो। जैसा तुम्हारा बेटा पहलवान है, वैसे ही तुम्हारी बहू भी। और सच बताना, तुम्हारी बहू को पहलवानी करनी आती है या फिर इसका शरीर ही ऐसा है? अब तुमसे क्या छुपाना, जैसे ही तुम्हें मेरी बहू को देखते ही पता चल गया कि वो पहलवान है, वैसे ही जब मैंने अपनी बहू को गांव में कुश्ती करते देखा था, तब मुझे भी पहली नजर में प्रिया भा गई थी। हालांकि मेरी बहू ने कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, पर सभी गांव वाले इसे पहलवान प्रिया के नाम से बुलाते हैं। तुम यकीन नहीं करोगी, उस दिन मैंने अपनी बहू को पहलवानी करते देखा तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे सीधा प्रिया के घर उसका हाथ मांगने के लिए चली गई। सुमित्रा अपनी पहलवान बहू की तारीफ कर ही रही होती है कि तभी वहाँ दीप आ जाता है, और अपनी माँ के मुंह से प्रिया की इतनी तारीफ सुनकर अपनी माँ से कहता है, माँ, प्रिया की इतनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने आया हूँ। मैं इंटरनेशनल लेवल पर कुश्ती लड़ने जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है दीप जी, भगवान करे इस बार आप जीत कर ही आए। अब दीप अपनी कुश्ती पर ध्यान देने लगता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रिया भी उसका पूरा साथ देती है। पर दीप का एक दोस्त जिसका नाम विनोद था, वह दीप को शराबी पसंद नहीं करता था, और वो नहीं चाहता था कि दीप इस बार भी प्रतियोगिता जीते, क्योंकि अगर दीप इस कंपटीशन में रहता है तो विनोद का जीत पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए विनोद दीप को अपने रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाता है। ये पहलवान अपने आप को कुछ ज्यादा ही बनता है। इसकी वजह से हमेशा हर प्रतियोगिता में हार जाता हूँ, पर इस बार मजा आएगा। इस बार जब ये दीप का बच्चा कुश्ती में आ ही नहीं पाएगा। इतना बोलकर विनोद अपने कुछ दोस्तों के साथ दीप की गाड़ी के ब्रेक फेल कर देता है, और जब दीप गाड़ी लेकर घर से बाहर जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो इस कंपटीशन में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाता। प्रिया, मुझे किसी भी हालत में कंपटीशन जीतना है, पर मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं। मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता। कुश्ती कैसे लड़ूंगा? बेटा, बहू भी हमेशा कुश्ती करना चाहती है, और वैसे भी घर में ट्रॉफी लेकर तू आए या बहू आए, बात तो एक ही है ना। अगर इस बार बहू कुश्ती के मैदान में चली जाए तो कैसा रहेगा? पर माँ, प्रिया को पहलवानी नहीं आती। अगर वो इस कंपटीशन में गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मौत के मुंह में पहुंच जाए। दीप जी, आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं किसी को निराश नहीं करूंगी।
अरे दीप बेटा मान भी जा, क्या पता कि भगवान यही चाहते हैं कि इस बार पहलवानी प्रिया बहू करे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है माँ। अब दीप भी प्रिया को पहलवानी लड़ने के लिए इजाजत दे देता है और प्रिया इस बार की पहलवानी में अपना नाम दर्ज करवा लेती है। बहुत जल्द कंपटीशन का दिन आ जाता है और प्रिया सभी की उम्मीदों पर खड़ी उतरती है। इस तरह से विनोद की एक बार फिर से हार हो जाती है और प्रिया इस प्रतियोगिता को जीत लेती है। कंपटीशन जीतने के बाद प्रिया को पता चलता है कि ये सारा कारनामा विनोद का था, इसलिए वो विनोद को सलाखों के पीछे डलवा देती है और इस तरह से प्रिया का नाम सिर्फ उसके गांव वालों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस हो जाता है। अंकिता सुनीता की इकलौती बेटी थी। सुनीता बहुत गरीब थी, लेकिन उसने इतनी गरीबी में भी अपनी बेटी को कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि वो डरती थी कहीं उसकी बेटी घर से बाहर गई तो लोगों को उसके जादुई बालों का राज न पता चल जाए और कहीं लोग अंकिता से ईर्ष्या न करने लगे। इसलिए सुनीता जब भी फैक्ट्री के लिए जाया करती तो अंकिता को घर में बंद करके ही जाया करती। अंकिता बेटा घर में ही रहना, पता चला मैं बाहर फैक्ट्री में काम कर रही हूँ और तू यहाँ जादुई वालों की मदद से खिड़की से बाहर जाकर घूमने लगे। माँ तुम तो जानती हो ना मुझे घूमना कितना पसंद है। हाँ पता है, तभी तो बोल रही हूँ कि जब तक घर ना आऊँ तब तक मेरा इंतजार करना। और आज रात को मैं तुझे अंधेरी रात चांद की रोशनी में गांव घुमाने ले जाऊंगी, जहाँ मैं तुझे पहाड़ दिखाऊंगी, झरने दिखाऊंगी। बस जब तक मैं घर ना आऊँ तब तक तू घर से बाहर मत जाना। ठीक है माँ। इस तरह से सुनीता फैक्ट्री के लिए चली जाती है और अंकिता अपनी माँ का इंतजार करती है। शाम को सुनीता थकी हारी घर आती है और अंकिता रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही अंधेरा होता है अंकिता अपनी माँ सुनीता से बोलती है, माँ देखो रात हो गई, तुमने बोला था रात को तुम मुझे घुमाने ले चलोगी। माफ करना अंकिता बेटा, आज हम नहीं जा पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, फैक्ट्री में बहुत सारा काम था, सर फट रहा है बेटा मेरा, चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मुझ में। माँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे पहले बता दी तो मैं अपनी जादुई बाल की मदद से तुम्हें अभी तक ठीक कर चुकी होती। अब तुम कुछ मत बोलो और आराम से लेटी रहो, मैं अभी तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म करती हूँ। इतना बोलकर अंकिता अपने जादुई बाल से अपनी माँ का सर दबाती है और साथ ही पैर भी। जैसे ही अंकिता के जादुई बाल सुनीता के सर और पैर को दबाते हैं, वैसे ही उसके सर और पैर का सारा दर्द खत्म हो जाता है, जिसके बाद सुनीता को बहुत अच्छी नींद आती है और वो सो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज सुनीता फैक्ट्री में काम कर रही होती है तो वहीं दूसरी ओर घर में अकेली अंकिता अपने जादुई लंबे कालो बालों से घर की सफाई कर रही होती है। उसकी एक लट जाले साफ कर रही होती है तो दूसरी लट बर्तन साफ कर रहे होते हैं और अंकिता खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। पता नहीं माँ कब आएंगी। हमेशा माँ इसी तरह से बोलते हैं कि वो रात को मुझे घुमाने ले जाएंगी, परंतु उन्होंने तो मुझे दुनिया की नजरों से छुपा रखा है, पर वो मुझे गाँव वालों की नजरों से क्यों छुपा रखती है? आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई। इतना सोचकर अंकिता निराश हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो खुद से बोलती है, माँ तो मुझे घुमाने से रही और वैसे भी माँ तो फैक्ट्री से रात को घर आती है, मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, क्यों ना मैं ही अपने गांव घूम कर आ जाऊँ। हाँ यही सही रहेगा। इतना बोलकर अंकिता अपने जादुई बालों को लंबा करती है और एक रस्सी की तरह बनाकर अपने बालों के जरिए खिड़की से नीचे उतर जाती है। अब वो गांव घूमने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाती है, वैसे ही वहां सुनीता आ जाती है और अपनी बेटी को घर से बाहर देखकर जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उसे घर के अंदर लाकर उससे बोलती है, अंकिता बेटा मैंने तुझे मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए, और इन जादुई वालों के जादू को देखने से मना किया था ना, फिर तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? पर माँ क्या हो जाएगा अगर मैं बाकी लड़कियों की तरह बाहर घूमने चली जाऊंगी? हम इतने गरीब हैं, मैं चाहूँ तो अपनी जादुई बालों की मदद से आपको अमीर कर सकती हूँ, पर आपको इस गरीबी में ही जीना है। आप मुझे गांव वालों से मिलने नहीं देती, मुझे समझ नहीं आता आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं माँ। कभी कभी तो मुझे लगता है आप मेरी सौतेली माँ है। अंकिता की ये बातें सुनकर सुनीता रोने लगती है। अपनी माँ को रोता देख अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो अपनी गलती की माफी मांगती है, जिस पर सुनीता बोलती है, बेटा बहुत समय पहले की बात है, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की सेवा करते थे। तेरे ये जादुई बाल उसी का फल है। हमारे घर में जन्म लेने वाली हर बेटी के बाल जादुई होते हैं और इन जादुई बालों की मदद से हम गांव वालों की मदद करनी होती है, ना कि अपनी। लेकिन बहुत समय पहले जब तू छोटी थी तब तेरी बुआ के बाल भी जादुई थे और तेरी बुआ हमारे ही दुश्मन के बेटे से प्यार कर बैठी और उनसे शादी कर ली। जब ये बात तेरी दादी को पता चला तो फ्लैशबैक। कोमल बेटा, ये तूने क्या किया? ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है। इसने सिर्फ तेरे जादुई बालों की शक्तियाँ छीनने के लिए तुझसे शादी की है। माँ, अमित ऐसा नहीं है, तुम अमित को गलत समझ रही हो। इस तरह से कोमल अपनी माँ को समझाने लगती है और तभी अमित पीछे से उसके जादुई बाल काट देता है। बाल काटते ही कोमल के बालों की सारी शक्तियाँ चली जाती है, जिसके बाद अमित हंसता हुआ कोमल से बोलता है, तेरी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे तुझसे नहीं तेरे जादुई बालों से प्यार है। अब मैं तेरे इन जादुई बालों को अपने साथ अपने लैब में ले जाऊंगा और इन पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और इनसे निकलने वाली सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लूंगा। अमित, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारा ये धोखा जिंदगी भर याद रखूंगी। अमित हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी छोटी सी अंकिता, जो उस समय 2 साल की थी, वह अपनी जादुई बाल की मदद से अमित का गला दबा देती है और वहीं पर अमित की मौत हो जाती है। और बाल काटने की वजह से कोमल की सारी शक्तियाँ उससे छीन जाती है और वो भी एक साधारण लड़की की तरह अपना जीवन जीने लगती है। फ्लैशबैक आउट। बस इसीलिए मैं तुझे घर से बाहर नहीं जाने देती, गांव वाले से दूर इस घर में तेरे साथ रहती हूँ। मुझे अमीर बनने का लालच नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो तेरी बुआ के साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो। बेटा, ये जादुई बाल तुझे वरदान में मिला है और इसकी हिफाजत तुझे ही करनी होगी। तुझे ऐसे लड़के से शादी करनी होगी जो तेरे बाल से नहीं बल्कि तुझसे प्यार करे। सारा सच जानने के बाद अंकिता अपनी माँ की सारी बातें मान लेती है, पर समय यूं ही बीत जाता है और एक दिन सुनीता फैक्ट्री से घर नहीं आती। अंकिता को अपनी माँ की फिक्र सताने लगती है और वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए पहली बार घर से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी मुलाकात रवि नाम के एक लड़के से होती है, जो अंकिता की सुनीता को ढूंढने में उसकी मदद करता है। लेकिन अंकिता को सुनीता नहीं मिलती, जिसके बाद अंकिता रवि के साथ अपने घर आती है, जहाँ वो अपनी माँ को देखती है। अपनी माँ को देखकर अंकिता को बहुत खुशी होती है और वो अपनी माँ के गले लगकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें तो पता है मैं कितना डर गई थी। माफ करना अंकिता बेटा, आज मालिक ने एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, बस उसी में मजबूरन मुझे जाना पड़ा। पर ये तेरे साथ ये लड़का कौन है? मैं रवि हूँ। दरअसल मैं किसी काम से कहीं जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात अंकिता से हुई। अंकिता बहुत परेशान थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूँ। वैसे भी मुझे लड़कियों की मदद करना बहुत पसंद है। मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम अपने घर जा सकते हो। इस तरह से सुनीता रवि को जाने के लिए बोलती है। उस समय तो रवि चला जाता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर अंकिता का फितूर चढ़ जाता है और समय यूं ही बीत जाता है। अब अंकिता और रवि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब रवि को अंकिता के जादुई बाल का सच पता चल जाता है, पर फिर भी वो अंकिता से ही प्यार करता है। और जब ये बात सुनीता को पता चलती है तो उन दोनों की शादी करवा देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं। अब अंकिता अपने जादुई बालों की मदद से बीमार लोगों की सेवा करना शुरू कर देती है।